आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बारे में, साथ ही साथ इसको डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस को निकाल सकते हैं ओसीसी और एससीसी कर्व से। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या रिलेशन है सिंक्रोनस रिएक्टेंस और एससीआर का, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। देन फाइनली देखेंगे कि अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर की जगह सेलिएंट पोल रोटर होता तो वहां पे एससीआर क्या होगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होगा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नोट्स तैयार करते रहना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन की, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का हमारे सामने निकल के आएगा। अभी मैंने टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। दिस वन रिप्रेजेंटिंग द जनरेटेड वोल्टेज ईजी। मैं मार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए। दिस इज योर ईजी। ना यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस दिखा रहा है, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। दिस इज योर लीकेज रिएक्टेंस एंड दिस इज योर आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, सिंक्रोनस मशीन इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि भाई उसके अंदर जब भी हम कोई लोड लगाते हैं तो एक आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन अगेन अ मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए इसको मैंने एक रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करा है। मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पे मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जुड़ी होगी, तो उसको हम लोग हमेशा एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे या रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, तो वही मैंने यहाँ पे रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लीकेज अगेन, लीकेज भी फ्लक्स का है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसीलिए मैंने इसको भी एक रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, ओके। देन फाइनली क्या होगा, कुछ कॉपर वाइंडिंग हीटअप होगी, तो उसके हीटिंग को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे, यानी कॉपर वायर जो यूज कर रहे हो उसकी हीटिंग को इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आर हमने मार्क कर रखा है। अच्छा कॉपर लोगे कंपनी का बढ़िया सा, अगर सिस्टम वाइंडिंग तुमने की हुई है तो ऑब्वियस चीज है, दिस वन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो कंपेयर टू द दीज टू फैक्टर्स, क्योंकि ये दो फैक्टर हम लोग वाइंडिंग से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो अगर हम क्या करें, अगर हम इन दोनों पार्ट को कंसीडर करते हैं, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, तो इसको अगर हम जॉइंटली कहें तो जॉइंटली इसको कहा जाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। नाउ सिंक्रोनस रिएक्टेंस बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये बेसिकली एक इमेजिनरी रिएक्टेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अल्टरनेटर के अंदर या सिंक्रोनस मशीन के अंदर एक रिएक्टर लगा होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक फिनोमिना है कि वहां पे, क्योंकि मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने लिखा इमेजिनरी रिएक्टेंस। ठीक है, तो इमेजिनरी रिएक्टेंस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप के फैक्टर को, यानी कि अकाउंट करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज फ्लक्स। देखो हो क्या रहा है यार, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे और उसके अंदर क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन अगर होगा, तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होगा, जितना फ्लक्स बनना चाहिए उससे कम फ्लक्स बनेगा अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो वोल्टेज जितना बनना चाहिए उससे कम बना, तो दिस इज अगेन अ वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि अगर कहीं पे आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ वोल्टेज में कमी आएगी, जितना इंट्रोड्यूस होना चाहिए था ईजी उससे कम होगा, ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज। तो आर्मेचर रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज अ वोल्टेज ड्रॉप, एक वोल्टेज ड्रॉप की तरह दिखा सकते हैं। इसी तरीके से लीकेज, नाउ जब लीक होता है, लीकेज मैं बहुत बार बता चुका हूं कि वो फ्लक्स जो एक वाइंडिंग से जुड़ा हो लेकिन दूसरी वाइंडिंग से ना जुड़ा हो। तो जब दो वाइंडिंग से जुड़ा ही नहीं है और एक ही वाइंडिंग से जुड़ा है तो उसका कुछ नेट इन्फ्लुएंस देखने को ही नहीं मिलेगा। यानी अगर 5 की 5 लाइनें तुम्हारी वाइंडिंग 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइंडिंग 1 और वाइंडिंग 2 से जुड़ी होती तो मान के चलते हैं 10 वोल्ट बनता। पर अब क्या है, लीकेज होने के कारण क्या है, वाइंडिंग 1 से तो 5 लाइनें जुड़ी हैं, वाइंडिंग 2 से 3 ही लाइनें जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो 10 वोल्टेज बनना था म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स कटिंग एक्शन इन सब के कारण, वो अब कितना बनेगा, 8 ही वोल्ट बनेगा। जस्ट एन एग्जांपल। तो ये जो 2 वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, दिस इज अगेन लीकेज वोल्टेज ड्रॉप। तो इसीलिए इसको भी हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की तरह, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको सीरीज में लगा देते हैं। एंड दीज बोथ आर्मेचर रिएक्शन जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुआ एंड एक्सेल, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ प्लॉट जब करते हैं तो जब हम वैल्यू निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हमने लोड लगा दिया और एक करंट फ्लो करती है आई ए आर्मेचर करंट, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ए एक्स ए आर और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ए एक्स ए एल। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है दिस विल रिजल्टेड इन वी टी, यानी कि अब जनरेट कर रहे हो ई जनरेटेड और मिल रहा है वी टी। तो ये जो रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कहाँ कहाँ हो गया, कुछ वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन खा गया, कुछ लीकेज की वजह से कम हो गया और थोड़ा बहुत आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से आई ए आर ए की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो गया। देन फाइनली वी गेट टर्मिनल पे कितना मिला, वोल्ट मीटर अगर लगाओगे, सिंक्रोनस जनरेटर तुमने बटन ऑन करा और उसके बाद वोल्ट मीटर अगर उसके टर्मिनल पे लगा के देखोगे तो लगभग जो वोल्टेज मिलेगा दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, तो वो हमेशा कम होगा बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट।
इफेक्ट्स। तो इन्हीं सारे इफेक्ट को पिक्चर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी रिएक्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी रिएक्टेंस XAR XAL दिस कंबाइंडली इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर हम जनरली बात करें तो XAR और XL यानी लीकेज और ये जो रिएक्टेंस इन सब के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए उसको मैं जीरो ले लेता हूँ ना। अगर रेजिस्टेंस को मैं जीरो ना लूँ तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं तो XS और RA ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं सिंक्रोनस इम्पिडेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सिंक्रोनस इम्पिडेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। क्योंकि मैं रेजिस्टेंस को जीरो कर दे रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस को जीरो करोगे तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हारा केवल सिंक्रोनस रिएक्टेंस ही पिक्चर में रह जाएगा। और सिंक्रोनस रिएक्टेंस की अगर हम रेजिस्टेंस जीरो है, ध्यान रखना ये चीज, रेजिस्टेंस को मैं नेग्लिजिबल ले रहा हूं, तो अगर रेजिस्टेंस को जीरो करके हम फॉर्मूला निकालें सिंक्रोनस रिएक्टेंस का, तो दिस इज इक्वल टू द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज फॉर अ गिवन IF, यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड करंट के लिए जो हमें रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, डिवाइड बाई आर्मेचर करंट फॉर सेम IF। समझ में आ रही बात है। तो टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज जो हमें मिल रहा है एक पर्टिकुलर IF पे, और डिवाइड बाई, अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं आर्मेचर करंट फॉर द सेम IF, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा होगा। तो आई होप किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पे मिलने वाला IF। हमें हमेशा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मार करके उस पे IF निकालना है, और उसी IF पे आर्मेचर करंट जो भी हो। सो डेट इज द होल कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं XS इक्वल टू VT रेटेड डिवाइड बाई आर्मेचर करंट IA, एंड दिस वन एट अ पर्टिकुलर फील्ड करंट IF। सो डेट इज द मेन डेफिनेशन, और वी कैन से डेट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो आयो अभी तक किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, बहुत कुछ सीखने को है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ एक चीज बहुत ध्यान आपको रखना है, यहाँ पे जो VT रेटेड की जो भी हम बात कर रहे हैं, ये ओपन सर्किट कर्व जो हम लोग बनाते हैं वहाँ के रेटेड टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ना। इसको अगर हम ड्रॉ करें, यानी कि अगर हम निकालने की कोशिश करें कि भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा OCC एंड SCC कर्व। तो ये हमने OCC SCC कर्व बना लिए ना। यहाँ पे ये जो EG दे रखा है, दिस इज योर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज OCC पे, ठीक है। OC का यानी कि ओपन सर्किट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जो हमें रेटेड वोल्टेज मिलेगा ओपन सर्किट रखते हुए, वो हो गया EG। ना इस पर्टिकुलर EG पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, फील्ड करंट कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ना, फील्ड करंट के लिए मैं नीचे ले जाता हूँ इसे, एंड दिस वन इज योर IF नॉट। तो यानी कि ओपन सर्किट कर्व में अगर हमें रेटेड टर्मिनल वोल्टेज EG बनाना है, तो उसके लिए जितना फील्ड करंट जरूरत पड़ेगा वो हो गया IF नॉट। अब हमें क्या दे रखा था, तो XS अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं, तो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज फॉर अ गिवन IF, तो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, ये जो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है, दिस वन इज फॉर, दिस इज इक्वल टू VT फॉर OC, यानी कि ओपन सर्किट अगर है तो वहां पे रेटेड टर्मिनल वोल्टेज EG हो गया ना। इस पर्टिकुलर टर्मिनल वोल्टेज पे हमें कितना फील्ड करंट चाहिए होगा फॉर IF, पर्टिकुलर IF, तो दिस वन इज योर IF नॉट। अब ये तो हो गया ऊपर, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू तो मिल गई है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली OCC से ना। अब करंट की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे इस SCC यानी कि शॉर्ट सर्किट कर्व से। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा करंट लें, तो भाई हमें लेना है वो आर्मेचर करंट उसी सेम IF के लिए, यानी कि इसी IF पे कितना आर्मेचर करंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये वाला पॉइंट हुआ ना, दिस वन इज द पॉइंट, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर्व पे जो IF टच क्रॉस कर रहा है वो क्या है, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज आर्मेचर करंट फॉर द सेम IF नॉट। तो आई समझ में आ रहा होगा। तो XS की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई। अच्छा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे XS की वैल्यू, एक मिनट रुको एक चीज और बता दूं, तो यहाँ से XS की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई आपकी, EG डिवाइड बाई IA। समझ में आ रही बात है। अच्छा कभी कभी न्यूमेरिकल दे रखे होते हैं ना, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये IA क्या रेटेड करंट है। नहीं भाई, ये रेटेड करंट नहीं है, दिस इज योर आर्मेचर करंट एट अ पर्टिकुलर IF नॉट। फॉर एग्जांपल अगर रेटेड करंट की बात करूं, तो रेटेड करंट थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। सो दिस इज योर रेटेड करंट एट अ पर्टिकुलर फील्ड करंट IFSC। समझ में आ रहा है आपको। जब मैंने शॉर्ट सर्किट कर्व बनाया था तो वहां बताया था कि भाई एक पर्टिकुलर फील्ड करंट जिसपे मुझे रेटेड आर्मेचर करंट मिलेगा वो होता है IFSC, ठीक। तो एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि जब भी हम एक्सेस निकालने जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए EG पे। तो EG पे जो भी फील्ड करंट आ रहा है, उस पर्टिकुलर फील्ड करंट पे जो भी SCC का पॉइंट मिलेगा वो हम लोग वो हम लोग पिक्चर के अंदर लेंगे। सो डेट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम निकाल लें तो एक्सेस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, EG डिवाइड बाई IA। IA का IA रेटेड से कोई लेना देना नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है, और हमारा फोकस भी नहीं होना चाहिए। फोकस किस पे होना चाहिए, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड करंट IF नॉट।
एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात ये? तो अगर कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें एक्सेस निकालना है और तुम्हें ओसीसी एससीसी कर्व दे रखा है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप क्या करो, ईजी को पकड़ लो और देखो ईजी पे ओसीसी कर्व पे तुम्हें कितना फील्ड करंट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वहां से ईजी लिख दो, ये ईजी निकल के आ गया। अब ये ईजी जिस पॉइंट पे एससीसी को कट कर रहा है वो वाला करंट ले लो, ना कि रेटेड, तो वो वाला करंट ले लिया और हमारा सिंपल सा सिंक्रोनस रिएक्टेंस यहाँ पे आ गया। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो अभी हमने निकाला है, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एक्सएस सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ना अब ये क्या चीज़ है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको भी जरा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती चीज़ है। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम को देखें, अगर हम ओसीसी और एससीसी कर्व को देखें, तो यहाँ पे ओपन सर्किट के दो कर्व देखने को मिलते हैं। एक है तुम्हारा ये वाला, यानी कि जो मैंने बना रखा है येलो और पिंक कलर की लाइन वाला, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सैचुरेटेड ओसीसी कर्व, और वहीं पे एक कर्व और दे रखा है ओसीसी का, ये एयर गैप लाइन वाला, दिस इज अनसैचुरेटेड ओसीसी कर्व, यानी कि ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, दिस वन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अनसैचुरेटेड ओसीसी कर्व। अब इसको मैं ये क्यों कह रहा हूं भाई, सीधी सी बात है, अगर एयर गैप लाइन वाले कर्व कोई में, यानी कि येलो वाली लाइन अगर सीधी चलती चली जाती तो एयर गैप लाइन में मिल जाती, तो हमें जो कर्व मिलता वो क्या मिलता, ओसीसी कर्व मिलता, ऐसी आयरन के लिए जो सैचुरेट नहीं होती है। और यही मैंने डेफिनेशन बताई थी जब एयर गैप लाइन की बताई थी, यानी कि एयर गैप लाइन क्या बताता है कि ऐसी अगर हम सिंक्रोनस मशीन ले लें जिसका आयरन सैचुरेट ही ना हो, तो वो जो कर्व हमें मिलेगा ईजी और आईएफ के वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, दिस इज अनसैचुरेटेड ओसीसी कर्व सॉरी, ठीक है। तो डेट इज द होल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे दो कर्व हमारे पास निकल के आ गए ओसीसी के। नाउ अब अगर हम बात ध्यान से देखें एससीसी कर्व को ध्यान से देखो, तो ये है तुम्हारा एससीसी कर्व। ना ये तो यार इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये तो अनसैचुरेटेड होता ही है। तो जैसे अगर हम ये वाली लाइन कंसीडर करें सैचुरेटेड ओसीसी कर्व वाली, तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स सैचुरेटेड, ठीक है, समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे एक्स सैचुरेटेड यानी कि हम क्या करेंगे भाई, हमने सीधी सी बात बताई थी, ईजी ईजी कितने फील्ड करंट पे मिल रहा है उसके लिए क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिला, देन इसको नीचे ले जाओ, ये वाला पॉइंट मिला आई एफ नॉट। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया? तो यहाँ पे ईजी मिल गया ये। अब ये आई एफ नॉट पे फील्ड करंट कितना मिलेगा, फील्ड करंट मिलेगा ये, यानी कि फील्ड करंट हमें मिलेगा ये, दिस वन, यानी कि ए बी। तो अगर हम एक्स सैचुरेटेड की बात कर लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, या एक्स एडजस्टेड भी कहते हैं, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सैचुरेटेड को एडजस्टेड भी कहते हैं, कई बुक्स में दे रखा है, खासकर नागराज कोठारी में सैचुरेटेड को एडजस्टेड भी बताया हुआ है। तो एक्स एस एडजस्टेड या सैचुरेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी ईजी डिवाइड बाई ए बी। सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज ओसीसी में जो मिलेगा डिवाइड बाई रेटेड टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाई उसमें उस समय पे फील्ड, उस समय पे आर्मेचर करंट कितना हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एससीसी कर्व, एससीसी कर्व के अकॉर्डिंग आर्मेचर करंट। तो भाई यहाँ पे कट कर रहा है तो कितना आ गया, ए बी आ गया, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया है। क्लियर हो गया? दिस इज द सिंपल पॉइंट। ओके, नाउ ये हो गया हमारे पास एट अ पर्टिकुलर फील्ड करंट आई एफ नॉट, ठीक, आई एफ नॉट। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्स अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड के लिए मुझे कर्व जो लेना पड़ेगा, एससीसी तो अनसैचुरेटेड है ही है, जो ओसीसी कर्व है वो भी मुझे अनसैचुरेटेड लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला कर्व मुझे लेना पड़ेगा। तो अगर मैं क्या करता हूं, ओसीसी का भी अनसैचुरेटेड कर्व ले लेता हूं, ये वाला, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है भाई, ये ईजी की लाइन तो यहां से भी पास हो रही है, तो यहां पे कट कर रही है, ठीक है, एयर गैप लाइन को, यानी कि ओसीसी के अनसैचुरेटेड कर्व को। अब इसको अगर मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो मुझे एक फील्ड करंट आई एफ नॉट डैश मिल जाता है। सो दिस इज द पर्टिकुलर फील्ड करंट जो कि हमें जरूरत पड़ेगी टर्मिनल वोल्टेज बनाने के लिए इन अनसैचुरेटेड ओसीसी रीजन में, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर एक ऐसी हाइपोथेटिकल हम मशीन बनाए जो कभी भी सैचुरेट ना हो, तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज अगर मुझे बनाना है तो कितना फील्ड करंट चाहिए होगा, आई एफ नॉट डैश फील्ड करंट चाहिए होगा। तो यहां से अगर हम निकालें तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बहुत ही सिंपल है, एक तो ईजी हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ये तो कांस्टेंट है दोनों ही केसेस में। अंतर कहाँ जाएगा, अंतर आ जाएगा इस आर्मेचर करंट पे। अब देखो यहाँ पे अब की ये फील्ड करंट कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे। तो पहले केस में फील्ड करंट यहाँ कट कर रही थी, अब की फील्ड करंट कट कर रही है यहाँ पे। तो पुराने केस में हमने आर्मेचर करंट लिया था ए बी, ये रहा। अब जब अनसैचुरेटेड कर्व लोगे ओसीसी, तो यहाँ पे फील्ड करंट कौन सा लोगे, ये वाला फील्ड करंट लेंगे, ये, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जी एफ। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो अंतर आया वो क्या, आर्मेचर करंट में अंतर आ गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, इस वाले पर्टिकुलर लाइन को कंसीडर करें, तो वैल्यू निकल के आएगी एक्स अनसैचुरेटेड की ईजी डिवाइड बाई जी एफ। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ रही बात है? तो हुआ क्या, जब हम सैचुरेटेड कर्व से, यानी कि सैचुरेटेड कर्व से जब हम अनसैचुरेटेड कर्व पे गए, तो ये वाला जो पॉइंट ये था, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया।
ठीक है, डेट इज द मेन डिफरेंस। बी पॉइंट शिफ्ट होके जी पे चला गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी आर्मेचर में वो कितनी मिलेगी, हम ये डिसाइड होगा फील्ड करंट से, वो कितनी मिलेगी यहाँ पे ए बी की जगह कितनी मिलेगी जी एफ, डेट इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। ओके, और ये मिलेगा हमें एट अ पर्टिकुलर फील्ड करंट आई एफ नॉट डैश, सही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स सैचुरेटेड एंड एक्स अनसैचुरेटेड। तो यूज कौन सा करना है, जनरली हम लोग यूज करते हैं दिस वन एक्स सैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि यार देखो एक्स अनसैचुरेटेड तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, एक ऐसी मशीन जो कभी सैचुरेट ही ना हो, तो ये एक हाइपोथेटिकल है। इसीलिए प्रैक्टिकली जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, जब भी हम कुछ भी करेंगे, तो ये हम निकालेंगे हमेशा प्रैक्टिकल। तो इसको एक्स सैचुरेटेड को कभी कभी एक्स एस प्रैक्टिकल भी कहा दिया जाता है, एंड दिस वन इज योर एक्स एस आइडियल, ठीक है, या थ्योरेटिकल। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी कि जो होनी चाहिए, और एक्स एस प्रैक्टिकल क्या है, जो हो रही है, क्लियर हो गया। सो डेट इज द डिफरेंट नेम्स ऑफ एक्स सैचुरेटेड एंड एक्स अनसैचुरेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मुझे मिले, इवन मुझे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत समय बाद जाके क्लियर हुआ, कम से कम 4-5 किताबें पढ़ने के बाद ये क्लियर हुआ। तो इसलिए ये चीज़ मैं, ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। जुलाई के 15 से 20 दिन मैं इस पर तैयार करने पर लगा चुका हूँ। देखो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, याद करना बड़ा आसान है यार, इसको रट के चले जाएंगे, लेकिन इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी, उसको निकालने के लिए और एक सिंपल लैंग्वेज में बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लेक्चर अब तक आपने देखे जो तुम्हें पसंद आए उसको लाइक जरूर कर दो, ठीक है। और अगर कमेंट कर सकते हो, अपनी फीलिंग बता सकते हो कि हाँ तुम्हें पसंद आ रहा है, तो वो भी करो। इससे मेरे को भी बूस्ट मिलता है, साथ ही साथ चैनल की थोड़ी ग्रोथ तेज होगी, मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा और काम करने में मज़ा भी आएगा। खैर ओके, तो यहां तक हमने क्या करा, एक्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों निकाल लिए ना। अब अगर बात करते हैं भाई इनमें से बड़ा कौन सा, जरा उसको फाइंड करते हैं। तो एक्स सैचुरेटेड हमने निकाला, एक्स अनसैचुरेटेड हमने निकाला। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो आप लोग देख सकते हो, भाई ए बी की वैल्यू ज्यादा है जी एफ से। तो अगर बड़े ध्यान से देखो तो भाई न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, यानी कि इसका तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो पहले केस में डिनोमिनेटर है ए बी, ये वाला। दूसरे केस में जी एफ, ये वाला। बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो ए बी ग्रेटर देन जी एफ। तो अगर ऐसा है तो भैया एक्स सैचुरेटेड हमेशा छोटा होगा एक्स अनसैचुरेटेड से, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो भाई एक्स सैचुरेटेड ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली पेपर में आ जाएगा। अब तक रटते थे, आज तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। जो भी मैं बता रहा हूँ दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेक्चर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तुम्हें गेट तक में मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात है, गेट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो ये हमें कर्व जब दे रखा होता है वो चीज़ ऐसी थी, हम लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन आज ये सीरीज देखने के बाद, अभी अभी कई पार्ट में है ये, तो ये जब सीरीज खत्म होगी ना, तो आप गेट के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस इजीली एक क्लिक पे कर ले जाओगे। सो डेट इज द गोल ऑफ दिस वीडियो। समझ में आ रही बात है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो एक्स सैचुरेटेड और एक्स अनसैचुरेटेड को कंपेयर कर लो, तो सैचुरेटेड ऑब्वियसली बात है छोटा होगा कंपेयर टू द एक्स अनसैचुरेटेड। नाउ अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। आज लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक लाइन, एक कर्व देके ड्रॉ करके छोड़ दिया था और कहा था कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसको भी बना लेते हैं। यानी कि अगर एक ही कर्व पे मैं क्या करूं, एक ओसीसी कर्व बनाता हूं और अनसैचुरेटेड ओसीसी कर्व बनाता हूं, यानी कि वही एयर गैप लाइन वाला अगर कर्व है, यानी अगर मैं एक हाइपोथेटिकल मशीन ले लूं जो कभी सैचुरेट ना हो, तो उसका ओसीसी कर्व ऐसा बनेगा। वहीं पे इसको हम एयर गैप लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा था एयर गैप लाइन हमारी सेम होती है। एंड द सेकंड वन इज द हमारा एससीसी कर्व, ये तो ऑलरेडी अनसैचुरेटेड होता है। नाउ देखो ओसीसी कर्व भी अगर अनसैचुरेटेड है, एससीसी कर्व भी अगर अनसैचुरेटेड है, अगर ऐसे केस में एक्सेस निकालोगे सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब होता है क्या है, ये तो कोई आइडियल बात, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली जो ओसीसी कर्व होते हैं वो सैचुरेटेड कर्व होते हैं। और सैचुरेटेड कर्व होने की वजह से क्या होता है, अगर हम सैचुरेशन को पिक्चर में ले आएंगे, तो सैचुरेशन में लाने से ये कर्व जो होगा वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और एक्सेस जो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा था वो उसकी वैल्यू लगातार गिरती चली जाएगी जैसे ही हम लोग अनसैचुरेटेड रीजन में एंटर करेंगे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही बात है। तो इसीलिए जब हम कर्व बनाते हैं एक्सेस का, तो वो हमें ऐसा निकल के आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भाई एक्सेस इक्वल टू वी ओ सी डिवाइड बाई आई ए। अब वी ओ सी तो भाई तुम्हारा एक, अगर यहां तक देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहे थे, सेम रेशियो मिलेगा, लीनियर कर्व थे, स्लोप सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो यहाँ पे ये नॉन लीनियर रीजन में, तो अब देखो करंट तो तुम्हारा सेम रेट से बढ़ रहा है,
लेकिन वोल्टेज तुम्हारा अब सैचुरेट होने लगा, यानी कि वोल्टेज का रेट स्लो हो रहा है। तो वोल्टेज हल्के हल्के बढ़ेगा, वोल्टेज का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है वो तो स्लो हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, डिप होने लग जाएगी। सो दैट इज द रीजन। तो क्या हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज सैचुरेट हो रहा है पर करंट सैचुरेट नहीं हो रहा है, तो यानी कि जो न्यूमरेटर है उसके बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा कम है, और डिनोमिनेटर के रेट बढ़ने का रेट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो तुम्हारा वो वाला सिस्टम है वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि एक्सेस की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी लगातार। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए क्या होता है, एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होने लगती है जैसे ही हम लोग अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड रीजन में एंटर करते हैं। यानी कि जब तक हम लोग सैचुरेटेड रीजन में रहेंगे, अनसैचुरेटेड रीजन में रहेंगे, ग्रीन वाले अनसैचुरेटेड रीजन में, तब तक एक्सेस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए एक्सेस की वैल्यू देखो यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आती है ड्यूरिंग दी अनसैचुरेटेड रीजन। नाउ जैसे ही हम लोग इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड रीजन में जाएंगे तो तुरंत ही एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, हमारी डिक्रीज होने लग जाएगी। सो दैट इज द होल आइडिया। तो कोई भी बुक आप देखोगे, ये डायग्राम ये जो आता है इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो कहां से ये कर्व चेंज होना शुरू होगा, एग्जैक्टली उस पॉइंट से चेंज होना शुरू होगा जहां से हमारा कर्व जो होगा वो सैचुरेटेड में शिफ्ट हो रहा है। इससे पहले ये क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कर्व दोनों एक साथ चल रहे थे, तो इसीलिए एक्सेस हमारा कांस्टेंट बना रहता है। जैसे ही यहाँ से प्रैक्टिकल कर्व हमारा सैचुरेट होना शुरू होगा, यहाँ से ये वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई SCR जो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसका और एक्सेस के बीच का क्या रिलेशन है। अगर ये भी हम निकालने की कोशिश करें तो इसको भी जरा सॉल्व करते हैं। तो भाई हमने SCR निकाला था। SCR आप सब लोग जानते हैं कि वो फील्ड करंट जिसपे हमें रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा OCC में, डिवाइड बाई वो फील्ड करंट जिसपे हमें रेटेड आर्मेचर करंट मिलेगी SCC पे। तो ये हमने दोनों मान कर लिए। तो वो रेटेड वोल्टेज जिसपे हमें फील्ड करंट मिलेगा EG वाला IF नॉट, वो रेटेड करंट जिसपे हमें मिलेगी, वो फील्ड करंट जिसपे हमें रेटेड करंट मिलेगी इन SCC IFSC। तो ये हमने मार्क कर दिया। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ इसको अगर मैं लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं AB डिवाइड बाई डी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था हम लोग हमेशा जिसको डिस्कस करेंगे एक्स एडजस्टेड या फिर एक्स सैचुरेटेड हमेशा हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि इट इज़ अ प्रैक्टिकल क्वांटिटी, तो इसीलिए हमेशा एक्स एडजस्टेड ही लेंगे। तो एक्स एडजस्टेड की अगर बात कर लेते हैं तो इट इज इक्वल टू द EG डिवाइड बाई AB। सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने देखा था कि ये देखो EG डिवाइड बाई ये वाला करंट यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये वाला करंट, तो दिस इज योर EG डिवाइड बाई AB, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर मैं इसको एक्स एडजस्टेड को पर यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो पर यूनिट में जब भी किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो एक्स पर यूनिट, तो वो होगी उसकी एक्स की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई एक्स की बेस वैल्यू, ये हमें चाहिए होगा। तो भाई बेस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्स की जो बेस वैल्यू है वो होती है EG रेटेड, यानी कि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज OCC का एंड रेटेड आर्मेचर करंट SCC की। समझ में आ रही बात है। तो रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा EG, एंड रेटेड SCC कर्व के अंदर जो रेटेड आर्मेचर करंट है वो कितनी होगी IAR। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब की अभी तक हमने क्या ले रहे थे, ये वाला करंट ले रहे थे जब एक्स नॉर्मल निकाल रहे थे, एक्स एडजस्टेड निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, ये वाला करंट ले रहे थे IA, सर्टेन आर्मेचर करंट, जिसको हमने AB लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बेस वैल्यू निकालेंगे तो बेस में हर चीज एकदम टिप टॉप एकदम रेटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो रेटेड आर्मेचर वोल्टेज, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज EG, रेटेड आर्मेचर करंट IAR। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो अब अगर यहाँ से हम क्या करें, अब पर यूनिट वैल्यू निकालें, तो हम पर यूनिट वैल्यू लिखेंगे भाई एक्स एडजस्टेड डिवाइड बाई एक्स बेस। तो अगर हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स पर यूनिट, तो एक्स एडजस्टेड कितना था EG डिवाइड बाई AB, EG डिवाइड बाई AB डिवाइड बाई एक्स बेस, तो बेस कितना था EG डिवाइड बाई DE, तो EG यहाँ रखा, DE को ऊपर भेज दिया। दिस वन इज द सिंपल। नाउ यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं भाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से एक्स पर यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, DE डिवाइड बाई AB। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, SCR की जब वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, SCR की वैल्यू, तो वो कितनी निकल के आई थी, वो निकल के आई थी AB डिवाइड बाई DE। ठीक, और यहाँ पे जब पर यूनिट की वैल्यू निकाली वो कितनी निकल के आई, DE डिवाइड बाई AB। तो भाई SCR को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं 1/DE डिवाइड बाई AB लिख सकते हैं ना यार, इस AB को नीचे भेज देते हैं इसके ऐसे करके, तो DE डिवाइड बाई AB। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी सिंपल हो गई, यहाँ पे SCR की जो वैल्यू हो गई वो कितना, DE डिवाइड बाई AB होगी 1 में, और ये होती है एक्स पर यूनिट की वैल्यू। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया भैया, SCR इक्वल टू एक्स 1/x एडजस्टेड पर यूनिट में। समझ में आ रही है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी पिछले लेक्चर के अंदर हमने SCR देखा था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या सिग्निफिकेंस थी। नाउ यहाँ पे मैंने इस लेक्चर के अंदर XS से कनेक्ट कर दिया, यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया SCR को। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे लेक्चर एक के बाद एक देखते चल लें, ताकि कहीं से भी कोई भी लिंक मिस ना हो। तो कोई भी एक लेक्चर देख के ही मत समझ लेना तुमने सारी चीज़ सीख ली हैं, वो हमेशा पार्ट्स में सीख सकते हैं। और यही टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है हमारी, कि कोई भी चीज़
इंडिविजुअल नहीं है, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो SCR हमने जो निकाला 1/x एडजस्टेड पर यूनिट फॉर्म में। यहाँ पे भैया एक बात ध्यान रखना, पर यूनिट मत भूल देना, पर यूनिट में ही लिखनी है। जैसे अगर मान लो दे रखा है x की वैल्यू दे रखी, तो मैं 4 ओम जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो भैया ये मत लिख देना। अगर इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मान के चलते हैं 0.1 दे रखी, तो 0.1 आप यहाँ पे रखेंगे, नॉट 4। समझ में आ रही बात है? सो यहाँ से हमने वैल्यू सॉल्व कर ली है। क्लियर हो गया? नाउ अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर हम सिलिंड्रिकल रोटर ले रहे हैं तब तो एक्स एडजस्टेड हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर भैया सेलिएंट पोल ले लोगे तो सेलिएंट पोल में तो सिंपली एक्सेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो एक डी एक्सेस होती है और एक क्यू एक्सेस होती है। डी एक्सेस वो होती है जहां पे हमारा मेन फील्ड फ्लक्स लिंक कर रहा होता है, और क्यू एक्सेस उसके जस्ट क्वाड्रेचर पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो डायरेक्ट एक्सेस एंड क्वाड्रेचर, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट डाला था, बहुत इंटरेस्टिंग सा, वहां पे जाके देख सकते हो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता, पुराने लेक्चर आप चेक करो, मैंने ये सारी चीज समझाई हुई है। और नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो डायरेक्ट एक्सेस हो गई। वैसे भी एक चीज, एक मिनट सुनना, एक्स डी एंड एक्स क्यू ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए टेस्ट जो होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनने वाला है आने वाले समय में, एक्स डी एंड एक्स क्यू के ऊपर। तो थोड़ा सा वेट कर लो, वहाँ पे इसको डिटेल में हम लोग फिर से पकड़ेंगे। तो अगर डायरेक्ट एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा डायरेक्ट एक्स एक्सिस का रिएक्टेंस एक्स डी एंड क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस एक्स क्यू। तो जनरली एक्स क्यू की वैल्यू काफ़ी कम होती है कंपेयर टू द एक्स डी। तो इसीलिए हम लोग जो एक्स एडजस्टेड की बात करते हैं सिलिंड्रिकल रोटर में, वो जब सेलिएंट पोल में आते हैं तो क्लोज टू एक्स डी लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब मेजोरिटी में, यानी कि मेनली एक्स डी को लेके चलते हैं, एक्स एडजस्टेड को। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम एस सी आर निकालें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीन में, तो ये हम लोग निकालते हैं एक्स डी पर यूनिट की फॉर्म में। यानी कि जो अभी हमने पीछे देखा था, अगर सिलिंड्रिकल रोटर ले रहे हो तो यहाँ पे तो एस सी आर इक्वल टू सिंपली 1/x एडजस्टेड पर यूनिट, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर सेलिएंट पोल ले रहे हो तो इसके अंदर जो एस सी आर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1/x डी एडजस्टेड एंड इट्स पर यूनिट। समझ में आ रहा है? एडजस्टेड रहने दो, एक्स डी सिंपल ले लेते हैं, पर यूनिट। समझ में आ रहा है? सो डेट इज द सिंपल आइडिया। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला ये मार्क कर दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेलिएंट पोल में आओगे तो एससीआर का ये फॉर्मूला रहेगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जाते जाते 2 लेक्चर बहुत कीमती जो मैं छोड़ना चाहूंगा। एससीआर के बाद अगर आपको इससे पहले, एससीआर से पहले हमें चाहिए होगा, तो अगर आर्मेचर रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला लेक्चर देखो, और वहीं पे 2 रिएक्शन थ्योरी कैसे आई पिक्चर में और क्यों आई, यहाँ पे एक्स डी एक्स क्यू इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। डायरेक्ट क्यू एक्सेस डिटेल में डील करा है। तो इसके बारे में जानना चाहते हो तो ब्लॉन्डल्स की 2 रिएक्शन थ्योरी जरूर पढ़ना, राइट वाला लेक्चर जरूर देखें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट जरूर करें, अपनी फीलिंग जरूर बताएं, डाउट है वो भी बताएं।